हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार आपका फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल स्टैट्स कॉर्नर पे। और जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। एमडीजी क्या होते हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं, एसडीजी क्या हैं। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि आज कोई भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो उसके अंदर ये सब डिस्कस हो रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा बना हुआ है। ये क्या है, क्यों है, कैसे लागू हुए, कब लागू हुए, इनका पर्पज़ क्या है, ये सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कैसे एमडीजी एसडीजी में कन्वर्ट हुए, इनकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सारी चीज़ें। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले अपन है ना इसकी हिस्ट्री पे जाएंगे। हिस्ट्री में क्या है कि कैसे इनका स्टार्ट हुआ। पहले एक 1970, आप 70 से 80 मान लो, ठीक है। 1970 इस वाले पीरियड में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में डिस्कस होने लगा कि कैसे अपन एक जो हमारा डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें डेवलपमेंट पहले एक इकोनॉमिक ग्रोथ को ही डेवलपमेंट मानते थे, ठीक है। कि कैसे लोगों की इनकम बढ़े, कैसे पैसा बढ़े। लेकिन इसके साथ में कि बैलेंस कैसे किया जाए, ये एक ज़रूरत महसूस होने लगी लोगों को, या जो एक्सपर्ट हैं, जो कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े लोग बैठते हैं, उनको ये कि इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के बीच में बैलेंस कैसे किया जाए, दोनों को एक साथ कैसे किया जाए, ये सब चीज़ें डिस्कस होने लगी। और लेटर 80s और 90s इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ठीक है। कि कैसे हम फ्यूचर की जो नीड्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए, जो हमारी जो आज की जनरेशन की नीड है उनको हम कैसे यूज करें, जो अभी रिसोर्सेस हैं उनको कैसे यूज करें। इंटर जनरेशनल जस्टिस कंसेप्ट, कि जो हमारे आगे बाद में आने वाली जनरेशन है उसके रिसोर्सेज उसके लिए अवेलेबल हों, जो उनकी नीड हो, वो रिसोर्सेज आज हम यूज ना करें, ठीक है। ये एक नया कॉन्सेप्ट आया उस टाइम की, इंटर जनरेशनल जस्टिस कॉन्सेप्ट। पहले आया कि कैसे बैलेंस किया जाए, फिर आया कि कैसे जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए, ये उनकी तो गलती नहीं है कि वो हमारी जनरेशन के बाद में जनरेशन आ रहे हैं तो उनको कोई भी रिसोर्सेज ना मिले। इसके बाद में अप्रोच आई 1992 के बाद में, एक होलिस्टिक अप्रोच आई कि कैसे ये सब मेंटेन किया जाए, इसके लिए क्या क्या लागू किया जाए। और इसी के अंदर जो हमारे एसडीजी और एमडीजी जो आए, ठीक है। तो सबसे पहले 1972, 1972 में एक यूएन कॉन्फ्रेंस हुई, ह्यूमन इन्वायरमेंट, जिस टाइम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। इसी में सबसे पहले, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में ही सबसे पहले इन्वायरमेंटल इशू या इन्वायरमेंट इशू डिस्कस किया गया, ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। और एक इसी की लीड से यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ये इसी की लीड से एफर्ट से बना है, ठीक है। बाद में, इसके बाद में आया 1980, 1980 के अंदर वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, WCS। सबसे पहले एक स्ट्रक्चरल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी बनाई गई। और इसमें क्या है कि ह्यूमन जो नीड्स हैं, उसके साथ में जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, ह्यूमन नीड्स एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, दोनों का कैसे एक साथ ध्यान, दोनों के बीच में बैलेंस कैसे किया जाए। कंजर्वेशन का मतलब कि ऐसा था कि हम ओनली जो हमारे रिसोर्सेस हैं इसको कंजर्व करना ही नहीं है, इनको प्रोटेक्ट करना भी एक हमारी वो है। इसके ऊपर इन्होंने फोकस ध्यान दिया। इसके इसके बाद में जो 1987 के आता है वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इसके अंदर क्या डेफिनेशन दी गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, कि डेवलपमेंट दैट मीट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स, ठीक है। कि आज
की जनरेशन यूज करें रिसोर्सेस का, फ्यूचर की जनरेशन उनकी ज़रूरतों को पूरा करने को ध्यान में रखते हुए, कि हम फ्यूचर की जो जनरेशन आएगी वो अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेस यूज करेगी उनका हम ना यूज करें, उनकी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए जो रिसोर्सेस हैं हम उसको यूज करें। ये वाला डेफिनेशन इसी में आया कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। ठीक है, इसके बाद में आता है एक होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच क्या है कि 1992 के अंदर रियो के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है, और इसमें एजेंडा 21, और इसी के अंदर सबसे पहले एक गोल्स का एक फ्रेमवर्क बनाने का टारगेट सेट किया जाता है कि हमें इसके ऊपर वो करना चाहिए। और सबसे पहले इन्होंने वो इस पे फोकस किया 92 में कि हमें इनकी ज़रूरत है, एक ऐसा एक फ्रेमवर्क बनना चाहिए जिसमें ऐसे गोल्स होने चाहिए, टारगेट्स होने चाहिए। और जब 2000 का जो हुआ कॉन्फ्रेंस, मिलेनियम डिक्लेरेशन 2000 में, तो जो एमडीजी हैं, इनको एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल वो अडेप्ट किए गए। और ये फिर 2012 में जो यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर, उसको रियो+20, रियो+20 इसलिए बोलते हैं कि ये जो 92 के अंदर हुई, इससे प्लस 20 साल करके 2012 के अंदर फिर से रियो में हुई, इसलिए रियो+20 बोलते हैं। इसके अंदर सबसे पहले एसडीजी के बारे में बात हुई। और एसडीजी एसडीजी ये हुआ 2015 में, और जो लागू हुआ, अडोप्ट हुआ इंडिया ने, वो 2016 में, जनवरी 16 से। ठीक है, ये वाली बात। अब हम चलते हैं कि बेसिक बातें करते हैं कि मिलेनियम एमडीजी जो है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनके बारे में जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो क्या क्या है। तो पहला तो यही है कि यूनाइटेड नेशन मिलेनियम समिट इन 2000 में हुई, एमडीजी वर अडोप्टेड, 189 कंट्रीज वर सिग्नेटरी दैट टाइम। और इसके बाद में फॉर द, ये जो एमडीजी हुए थे ये 15 साल के पीरियड के लिए अडोप्ट किए गए थे, 15 ईयर्स, और लिमिटेड टू सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इसके अंदर अगर हम इसकी वो बात करें कि कहाँ पे कमी रही, कहाँ पे लिमिटेशन रहा इसका, ठीक है। तो इसके अंदर एक तो क्या ना, सोशल और इकोनॉमिक कंसेप्ट पे जाकर ज़्यादा फोकस किया गया था। जो एमडीजी थे, एमडीजी का लिमिटेशन यही था कि एक तो इसके अंदर सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ही ज़्यादा फोकस किया गया था। इन्वायरमेंटल जो कंसेप्ट है उसको ध्यान दिया गया था, लेकिन ऑलमोस्ट उतना फोकस नहीं किया गया। ओनली फोकस सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर था। तो यहाँ पे एक आप एक जो 7 नंबर का जो गोल है ना, इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये है, लेकिन ऑलमोस्ट बाकी सारे गोल हैं वो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया था। ठीक है, इसके अंदर 8 गोल्स थे, 18 टारगेट्स थे, ठीक है, 53 इंडिकेटर्स थे, और इंडिया के लिए 12 टारगेट रेलेवेंट टू इंडिया, और 18 इंडिकेटर रेलेवेंट। एक्चुअली एक टारगेट होता है, जैसे 8 गोल्स हैं, इसके अंदर उन्होंने टारगेट डिसाइड करें। जैसे कि मैं बात करूं कि ये पहला, जैसे अपना 8 गोल क्या है, 8 गोल में पहला तो है एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा गरीबी है और जो भुखमरी है उसको हम हटाएं, ठीक है। अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन है वो सबके लिए अवेलेबल हो। और दूसरा, प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, improve maternal health, combat HIV, AIDS, malaria and other diseases, ensure environment sustainability, global partnership and development। ठीक है, तो आप इसके अंदर एक देखोगे ना, एक जो बेसिक चीज होती हैं ह्यूमंस की, उनके ऊपर इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था। कि एक बेसिकली देखा जाए तो सबके पास रोटी कपड़ा मकान वाला कंसेप्ट है कि
उसके बाद में आता है जेंडर इक्वलिटी, ये सब, एजुकेशन वगैरह और चाइल्ड हेल्थ, ये सारी चीज़ें इस पे फोकस किया गया था कि इरिडिक्टेड एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, अचीविंग यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, प्रमोट इक्वलिटी एम्पावर, और रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, मैटरनल हेल्थ, जो बेसिक नीड एक आदमी की होती हैं उनके ऊपर फोकस किया गया था। उसी की वजह से, जो बेसिक नीड की वजह से ही ये एक तरह से ये जो गोल्स है ना, ये ओनली लागू हो गए डेवलपिंग कंट्रीज पे। क्योंकि जो पहले से डेवलप थी उनके पास तो ये सब चीज़ें, वो तो पहले से ये श्योर कर रहे थे कि पॉवर्टी नहीं होगी, प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ, चाइल्ड मोर्टेलिटी रिड्यूस करना, ये सब करना। तो ये वाले जो कंसेप्ट है, एक तो इसमें इन्वायरमेंट का बहुत कम ध्यान रखा, इन्वायरमेंटल कंसेप्ट का बहुत ध्यान कम फोकस रखा, और साथ में ये ओनली डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर ही गोल एक तरह से टारगेट सेट हो गए। बेसिक नीड्स के थे, और बेसिक नीड जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनके पास पहले से था, तो उनको इसके अंदर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, या उनको मतलब अ, उनके लिए ये एक तरह से नहीं थे, डेवलपिंग कंट्रीज पे ही फोकस रह के रह गए ये सारे गोल्स। ये इसका लिमिटेशन था। तो लिमिटेशन में एक चीज़ तो वो आ गई कि इकोनॉमी, जो इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट है वो इसमें लैग था, और दूसरा था कि ये ओनली डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर ही लागू थे। अब ये इंडिया की प्रोग्रेस है, जैसे इंडिया ने 8 गोल और 18 टारगेट डिसाइड करे ना, तो एक इसका था कि इसमें अनइवन प्रोग्रेस, एक लिमिटेशन एक और था। अनइवन प्रोग्रेस थी यहाँ पे, ठीक है, कि कोई टारगेट में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो गई, कोई में बहुत पीछे रह गई, ऐसे वाली। तो जो 2000 में टारगेट सेट किए थे 2015 तक, 15 साल के लिए, तो जैसे कि इसमें मैं एक कोई सा भी एक टारगेट उठाऊं, जैसे ये जो थर्ड वाला एमडीजी है, प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन, ठीक है, तो अब ये डिसाइड किससे किया जाएगा, इसके अंदर टारगेट नंबर 4 है, एलिमिनेट जेंडर डिस्पेरिटीज इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, प्रेफरेबली बाई 2005 एंड इन ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन नो लेटर देन 2015, ठीक है। तो इसके ऊपर उन्होंने डेटा लिया होगा, डेटा के ऊपर वो स्टडी की होगी, उसके ऊपर ये सब होता है। और जैसे कि इसमें ये नियरली अचीव है दिखा रहा है, स्टेटस इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। और जैसे कि ये टारगेट नंबर, और क्या बताऊँ मैं, हम्म, कोई सा भी टारगेट आप देख सकते हो कि ये जैसे है, कॉम्बैट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीजे, तो ये इसमें है होल्टेड बाय 2015 एंड बिगिन टू रिवर्स द स्प्रेड ऑफ HIV एंड एड्स। ये उस टाइम में जो टारगेट हुए थे वो अचीव हो गए थे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे कि जो नए जो SDG लागू हुए 2015 में, 2016 से इंडिया में अडॉप्ट हुए, तो ये जो पहले इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस था कि इनकी नीड्स क्यों हुई। लिमिटेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी गई है, वो लिमिटेशन को कवर SDG के अंदर किया गया है। तो पहले जो 8 टारगेट थे ये वाले, इससे अभी जो 17 टारगेट हैं वो SDG वाले हैं। 8 से अपन 17 टारगेट्स पे शिफ्ट हो गए। और अब जो बेसिक जो ट्रांजिशन है, जो MDG टू SDG है ना, ट्रांजिशन, इसके अंदर की डिफरेंसेस क्या है। पहला तो क्या है कि MDG MDG के अंदर इतने गोल्स और टारगेट्स इतने जो कंप्लीट नहीं था, मतलब जो इन्होंने SDG ने ना एक स्कोप है जो इनका डेवलपमेंट गोल्स का, वो एक्सपेंडेड किया है, ठीक है। 8 से इतने गोल्स, और साथ में एक गोल्स के अंदर जो इंडिकेटर होते हैं, टारगेट होते हैं, वो टारगेट जैसे कि एक तो मैं अगर आपको बताऊं कि आपको इंश्योर करना है जेंडर इक्वलिटी। अब तो जेंडर इक्वलिटी के इसके लिए आप बहुत सारी जगह पे बहुत सारे इंडिकेटर की सहायता से आप मेजर कर सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कितना है, वुमेन का एजुकेशन कितना है, वुमेन का और जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो गया, और एजुकेशन हो गया, और जैसे कि जॉब करते हैं उसमें कितना परसेंटेज वुमेन्स का है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं कि जिसके बेसिस पे आप वुमेन एम्पावर या जेंडर इक्वलिटी को एक तरह से वो कर सकते हो। तो इन्होंने एक अपना कवरेज एक्सपेंड किया है। स्टार्टिंग में आपने देखा कि 18 ही टारगेट थे,
और इसके अंदर 169 टारगेट्स हैं। तो ऐसे और गोल्स भी इन्होंने 8 से लेके 17 गोल्स कर दिए। और तीसरा, जैसे इसमें इसने जो लिखा है कि फोकस बियॉन्ड पॉवर्टी रिडक्शन टू द इनकैम्पस एनकैम्पस 17 इंटरकनेक्टेड गोल्स कवरिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसके अंदर बेसिकली यही है कि जो तीनों को बीच में इंटरकनेक्टेड गोल्स जो डिसाइड करे हैं, इसमें इन्वायरमेंटल का भी कॉन्सेप्ट इन्होंने अच्छे से लिया है। इससे रिलेटेड गोल भी इन्होंने इनकॉर्पोरेट किए हैं। दूसरा आता है यूनिवर्सलिटी। अनलाइक द एमडीजीज विच फोकस ऑन डेवलपिंग कंट्रीज, द एसडीजी अप्लाई टू ऑल नेशन, recognizing the interconnectedness of global challenges and needs for collective action. Uh, Integration. The SDGs emphasize the interconnectedness of economic, social, and environmental factors, recognizing that achieve sustainable development require a holistic approach. जैसे कि SDG emphasize जो इकोनॉमिक और सोशल इन्वायरमेंट का तीनों का जो इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स इन्होंने यूज किए हैं, ये एक तरह से होलिस्टिक अप्रोच है इसका। और अकाउंटेबिलिटी, इसके एक्चुअली इन्होंने मॉनिटरिंग और रिपोर्ट मैकेनिज्म पे बहुत इम्प्रूवमेंट किया है। पहले जो रिपोर्ट ट्रैक होती थी, उसके इतने वो नहीं थे, लेकिन एसडीजी के टाइम में इन्होंने मॉनिटरिंग रोबस्ट मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म टू ट्रैक प्रोग्रेस एंड इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। जब तक अकाउंटेबिलिटी इंश्योर नहीं होती तब तक कोई काम करता नहीं है ना सही से। इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट, बिजनेस एंड सिविल सोसाइटी, इसमें अकाउंटेबिलिटी में सबको इन्वॉल्व किया है एसडीजीज में। अब हम बात करते हैं जो एसडीजीज का जो फैक्ट चेक है। एसडीजी अडोप्टेड बाय यूएन इन सितंबर, 25 सितंबर, अगर डेट आपको याद रखनी है, 25 से 27 सितंबर 2015 में हुआ था फॉर द पीरियड। ये 15 साल का लिए एजेंडा है, 2015 से 2030। और 1 जनवरी 2016 से इफेक्ट में आया है। एड्रेसिंग 3 डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट, सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल। ठीक है, तीनों चीज़ें इसमें कवर करी हैं। नॉट ए लीगल बाइंडिंग बट बिकम द फैक्टो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई कंट्री इसको लागू करे, लेकिन द फैक्टो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन से इसकी जो इसके मेंबर हैं, सिग्नेटरी हैं, उनको ये लागू करना है। इंडिया इज ऑल्सो कमिटेड टू इम्प्लीमेंट ऑफ एसडीजीज। 17 गोल्स हैं इसमें, 169 टारगेट हैं। एसडीजी इंडिकेटर फ्रेमवर्क जो इन्होंने बनाया है। अब बात करते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में कि कौन कौन से इसमें गोल्स हैं। ये आपको याद होना चाहिए कि पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर। आप उसमें देखोगे एमडीजी के अंदर ये दोनों चीज़ें एक ही में थी कि रिडक्ट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड एक्सट्रीम हंगर। ठीक है, तो इन्होंने अलग अलग गोल बना दिया। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, और क्लीनिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ये वहाँ पे ऐसा कुछ वाटर सैनिटेशन का कुछ नहीं था, एजुकेशन का भी कुछ नहीं था, हेल्थ का था, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट वगैरह ये सब। और अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वलिटीज, सस्टेनेबल cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life before water, life life below water, life on land, peace, justice and strong institution, और पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो ये इसके 17 गोल्स हैं। ये आपको याद होने चाहिए कि कौन सा गोल है, क्या क्या है। अगर नंबरिंग वाइज भी अगर आपको याद है कि पहला ये गोल है तो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें जो कैटेगरी है, ये 1 से 6 तक के गोल है ना, ये सोशल, इनके अंदर सोशल करेक्टर है, सोशल डेवलपमेंट है कि पॉवर्टी, हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर, सैनिटेशन। जो 7 से 11 इन्होंने जो इसमें बाइफरकेट किए हैं, वो एक इकोनॉमिक गोल किए हैं कि इकोनॉमिक की
पर कैपिटा इनकम बढ़े, ये सब मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इनइक्वलिटीज, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। और इसके बाद में जो है इन्वायरमेंटल गोल्स 12 से 15, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड। तो इन्होंने तीनों को एक एक बहुत ही इंटरकनेक्टेड रूप से प्रेजेंट किया है, तीनों चीज़ों को, सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट गोल्स को। अब इंडिकेटर इसमें एक तो क्या है, जो इन्होंने ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाया है। अब वो ग्लोबल फ्रेमवर्क के एक्चुअली सब पे लागू नहीं होता, ठीक है। इसमें आप अपने कंट्री की जो नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ी बहुत इसमें चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो ग्लोबल फ्रेम के अंदर क्या है, 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं, और उनके बेसिस पे 286 बेसिस पे आप इंडिकेटर चेक कर सकते हैं। अब ये लागू क्यों नहीं है, क्योंकि कोई इंडिकेटर एक्चुअली यूएन ने डिसाइड कर दिया, अब उसको हम अचीव ही नहीं कर सकते, उसके ऊपर हम मेजर ही नहीं कर सकते इंडिया में, तो उसका क्या फ़ायदा। तो उसको हम हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग उसका इंडिकेटर में कुछ स्लाइटेड, मतलब उसका वही रहना चाहिए, बेसिक पर्पज उसका वही रहना चाहिए डेवलपमेंट चेक करने का, लेकिन उसमें स्लाइटेड कुछ चेंज करके हम अपने अकॉर्डिंग कि इसमें ग्रोथ हुई है कि नहीं है वो अपन मॉनिटर कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं। इसलिए इसमें थोड़ा सा नेशनल इंडिकेटर और ग्लोबल इंडिकेटर में थोड़ा सा फर्क आएगा। तो गोल्स तो उतने ही रहेंगे नेशनल इंडिकेटर में भी, 17 गोल्स रहेंगे, 169 टारगेट्स रहेंगे, लेकिन जो ये इंडिकेटर्स हैं यहाँ पे 286 है, यहाँ पे 290 है, या एक दो इन्होंने इंडिया ने ज़्यादा ऐड किए हैं कि उनके बेसिस पे अपन वो चेक करेंगे एसडीजी की ग्रोथ क्या है। तो अब ये इसमें है कि जो पहला गोल है नो पॉवर्टी, इसके अंदर 18 टारगेट्स हैं, 18 इंडिकेटर्स हैं एक्चुअली। हाँ, और जो जीरो हंगर है उसके 19 है। तो आप इसमें ये याद रखने की जरूरत है, लेकिन सबसे ज़्यादा गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग के अंदर है, और अगर सबसे कम देखा जाए तो आप अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के अंदर है, और क्लाइमेट एक्शन के अंदर है टारगेट्स, वो इंडिकेटर्स। तो टोटल 290 हो गए, ये आप चेक कर लें। लाइफ ऑन लैंड हो गया, लाइफ बिलो वाटर हो गया, क्वालिटी एजुकेशन हो गया। एमडीजी क्या मतलब, एमडीजी था बेसिक क्वालिटीज पे, कि हमें प्राइमरी एजुकेशन देनी है। एसडीजी था हमें प्राइमरी एजुकेशन नहीं देनी, हमें क्वालिटी एजुकेशन देनी है। ये इसके अंदर थोड़ा डेवलपमेंट आया है, ठीक है। और एसडीजी इंडेक्स के बारे में, जो एसडीजी इंडेक्स निकलता है एक्चुअली रिपोर्ट चेक होती है कि किसमें कितना डेवलपमेंट हुआ है, क्या चेंजेस हुए हैं। तो ये डेवलप किसके द्वारा किया गया है, नीति आयोग के द्वारा किया गया है। और जो मैं फ्रेमवर्क बता रहा हूँ एसडीजी का, जो एनआईएफ था, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क था, वो हमारे जो सोशल स्टैटिस्टिक्स डिवीजन है मोस्टपी की ही, आप देखोगे जो मैंने उसमें दिखाया सेंट्रल, जो पहले सीएसओ हुआ करता था उसी का एक डिवीजन है, अभी उसको सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। एक तो बताया था मैंने एनएसएस, और दूसरा सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स, और तीसरा डेटा गवर्नेंस। तो इसी की एक डिवीजन है एसएसडी, सोशल स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, वही ये सब इंडिकेटर फ्रेमवर्क बनाती है। और जो ये इंडेक्स तैयार किया जाता है वो नीति आयोग के द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें ग्लोबल रैंकिंग ऑफ स्टेट यूटी ऑन एसडीजी एंड ओवरऑल रैंकिंग एग्रीगेटिंग परफॉर्मेंस अक्रॉस ऑल गोल्स। स्टेट और यूटी की अलग अलग इंडिकेटर पे भी रैंकिंग निकलती है, और ओवरऑल गोल्स पे भी रैंकिंग निकलती है। इंडिया इंडेक्स स्कोर ओवरऑल एंड एसडीजी वाइज। ठीक है, ये अपन एक एक बार एक देख लेंगे लास्ट वाला की कैसे रिजल्ट आया था। प्रमोट कंपटीशन अमो, इससे क्या है, एक तरह से स्टेट के अंदर कंपटीशन प्रमोट हो जाता है कि हमें ऊपर रैंक लाना है, हमें ऊपर रैंक लाना है, सब अपना अपना बेस्ट देने का इसमें ट्राई करते हैं। पावरफुल टूल टू सपोर्ट स्टेट एंड यूटी इन आइडेंटिफाइंग प्रायोरिटीज एरियाज विच डिमांड एक्शन। अब इसके अंदर स्टेट के लिए भी ऐसा नहीं होता कि कहाँ अपन लैग कर रहे हैं दूसरे स्टेट के साथ में या दूसरी कंट्रीज के साथ में, तो वो एरियाज इनके लिए आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो जाता है। और मेजॉरिटी ऑफ इंडिकेटर फ्रॉम द एनआईएफ, ठीक है। अब अपन जो सबसे पहले जो इन्होंने इंडेक्स निकाला था 2018 में, नीति आयोग ने, उसके अंदर यहाँ पे ना इसके अंदर 4 कैटेगरी होती हैं। जी, जो स्टेट 0 से 49 तक स्कोर करता है, 49 तक स्कोर करता है, उसको एस्पिरेंट बोलते हैं।
और जो 50 से 64 करता है उसको बोलते हैं परफॉर्मर। और जो 65 to 99 करता है उसको बोलते हैं फ्रंट रनर। और जो 100 करता है उसको अचीवर। ठीक है। तो अचीवर, अचीवर तो अभी तक कोई हो नहीं पाया इसमें। एस्पिरेंट का रेड कलर है कि ये जो 2018 में जो इंडेक्स निकला था, इसमें जो फ्रंट रनर वाली कैटेगरी है, इसमें एक तो जैसे हिमाचल, हिमाचल हो गया, केरला हो गया, और इसके साथ में ये तमिलनाडु हो गया। और बाकी जो परफॉर्मर वाली कैटेगरी है, ये एस्पिरेंट वाली कैटेगरी में ये असम है, ये मेघालय हो गया, ये त्रिपुरा हो गया, ये मिजोरम हो गया, और ये मणिपुर हो गया, और ये नागालैंड हो गया। ये, और अब नेक्स्ट वाली रैंकिंग पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट वाली रैंकिंग में आपने देखा होगा, जैसे दो ही, नेक्स्ट वाली रैंकिंग में स्टार्टिंग में तीन ही स्टेट थे, हिमाचल था, केरला था, और तमिलनाडु था। अभी इन्होंने इम्प्रूव, इसमें इम्प्रूव होके क्या हो गया, गोवा भी ऐड हो गया, कर्नाटका भी ऐड हो गया, और ऊपर से जो पहले वाला हिमाचल था वो तो ऐड है ही है। साथ में ये तेलंगाना हो गया, और ये आंध्र प्रदेश हो गया, और साथ में ये हो गया सिक्किम। ये फ्रंट रनर वाली कैटेगरी है, जो 65 से 99 तक वाली, 65 से 99 वाली। और जो रेड वाली कैटेगरी थी एस्पिरेंट वाली, इसके अंदर कोई भी स्टेट नहीं रहा 2019-20 के अंदर। और 2020-21 की जो रैंकिंग आई, इसमें ओवरऑल इंडिया का स्कोर 66 था। 2019-20 वाली में इतने सारे स्टेट थे, अब देखो इम्प्रूव होके आपको बहुत सारे स्टेट फ्रंट रनर वाली कैटेगरी में, मिलेंगे। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, केरला, इधर ये हो गया, ये क्या हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सारे फ्रंट रनर वाली कैटेगरी में आ गए। बाकी बाकी वाले परफॉर्मर में आ गए। जो 2023 वाली रैंकिंग में, उसमें चार ही स्टेट हैं, बिहार, झारखंड, मेघालय, और ये हो गया आपका नागालैंड। ये चार ही स्टेट हैं जो परफॉर्मर वाली कैटेगरी में है, बाकी सारे फ्रंट रनर वाली कैटेगरी में आ गए। ये एक तरह से इन स्टेट के बीच में एक तरह से वो मोटिवेशन हो गया, और साथ में कंपटीशन जनरेट हो गया कि कैसे अपना अपने आप को इम्प्रूव करें। अब एक बेसिक चीज़ मैं दिखाता हूँ कि आपको ये इंडिकेटर जनरेट किस बेसिस पे होते हैं, डेटा कहाँ से आता है इसमें। जो एनआईएफ नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क है 2024 में, इसमें डेटा सोर्सेज में सबसे ज़्यादा जो पहला नाम आएगा वो आएगा मोस्पी का। सबसे ज़्यादा डेटा मोस्पी का ही इसमें यूज होता है, जो इंडिकेटर निकालने के अंदर होता है। ठीक है। अब एक चीज़ जैसे मैं बता दूं, इसका इंपॉर्टेंस मैं बता रहा था कि मोस्पी की डेटा का इंपॉर्टेंस, जैसे कि जो नेशनल इंडिकेटर है हमारा 10.1 और 10.2, टारगेट 10.2, बाय 2030 एम्पावर एंड प्रमोट द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंक्लूजन ऑफ ऑल इरेस्पेक्टिव ऑफ एज, सेक्स, डिसेबिलिटी, रेस, एथनिसिटी, ओरिजिन, रिलीजन एंड इकोनॉमी ऑन अदर स्टेटस। ये कौन से डेटा सोर्स के बेसिस पे यूज किया जाता है? नेशनल सैंपल सर्वे, एनएसओ, पीरियोडिसिटी 5 ईयर्स, उसका जो डेटा आता है उसके ऊपर। ठीक है। अब मोस्टली क्या काम करता है इसके बीच में, एक एक तो जो इंडिकेटर फ्रेमवर्क है वो मोस्टली बनाता है, और इसके लिए सर्वे करवाता है, मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे, जो से एनएसएस का 78 राउंड था, जनवरी 2020 से अगस्त 2021 तक हुआ था। इसका एक एमआईएस, मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे, जो जो इंडिकेटर छूट रहे थे जिनके ऊपर डेटा नहीं था गवर्नमेंट के पास में, वो सब डेटा कलेक्ट किया गया था। कॉम्प्रहेंसिव एनुअल मॉड्यूलर सर्वे, ये 79th जो राउंड है, इसके अंदर भी ये सर्वे हुआ था कैंप्स का। और सम एग्जिस्टिंग सर्वे पीएलएफएस हैव बीन अलाइंड विद एसडीजीज,
exploring the use of non-traditional methods such as small area estimation to get disaggregated data। तो ये सब ऐसे जो डेटा गैप्स हैं वो मोस्टली फुलफिल कर रहा है बीच में से। आज के लिए इतना ही। यहाँ तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।